गुरुजी, साथ साथ में एक टॉपिक के बारे में और चर्चा करना है हमको। जैसे आपने पंच महाभूत के बारे में बताया था कि आदमी के बॉडी के पंच महाभूत गाय से लिंक है। तो जैसे आपने जो सिखाया है कि पंच महाभूत धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो गाय कैसे वो पंच महाभूतों को भी पूरा करती है, वो एक टॉपिक दर्शकों के साथ प्लीज कवर करिए ना। गाय देखो मूलतः 3 चीजें देती है। एक देती है गोमय, दूसरा देती है गौमूत्र और तीसरा देती है क्षीर। इन तीनों में 5 महाभूत हैं और इन 5 महाभूतों के अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। जैसे एक एक गव्य से 5-5 महाभूत बनते हैं। गोमय, एक गव्य से 5 महाभूत। गोमय अपने आप में 5 है, गौमूत्र अपने आप में 5 है, क्षीर यानी दूध अपने आप में 5 है। देखो कैसे, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी कितने हुए? 5। क्षीर में 5 आ गए। गोमय आ जाओ। गोमय है ना, गोमय का उपला, हाँ है ना, गोमय का कोयला अलग प्रॉपर्टीज है उसका। हाँ। गोमय भस्म, गोमय जल, भस्म जल कितने हुए? 5। गौमूत्र पे आ जाओ आप। गौमूत्र अर्क और द्विवाष्पीकृत गौमूत्र अर्क, जिसमें हर्ब्स का कंपोजिशंस करते हैं, मतलब वापस से उसको वाष्पीकृत करना। हाँ, 3 हो गए। उसके बाद गौमूत्र का घन निकलता है और उसके बाद फिर घनवटी। कितने हो गए? 5। कितने हुए? 5 × 3 15। 2 और गव्य है जो अदृश्य है। एक है गाय का स्पर्श और दूसरा है गाय का आभा मंडल, जो गाय का ऑरा होता है। हाँ, कितने हो गए? 17। इतने प्रकार के गव्य देती है, लेकिन 5 महाभूत को पूरा करने के लिए इतने गव्यों की आवश्यकता भी नहीं है। भूमि तत्व के लिए गाय का गोबर है, जो शुद्ध मिट्टी है। हाँ। जल तत्व के लिए क्षीर है, दूध है। दूध में कितना जल है? दूध में लगभग 94% शुद्ध जल तत्व है। 84% शुद्ध जल तत्व है। तो जल हो गया। अग्नि, गाय के क्षीर में अग्नि है, यानी गाय के घृत में अग्नि है। उसके बाद वायु, गाय का मूत्र क्या है? वायु तत्व है। ऑक्सीजन नहीं, वायु तत्व। गाय के मूत्र में 22 तरह के ऑक्साइड्स हैं। ओके। सृष्टि में 22 ही ऑक्साइड होते हैं, वो सारे ऑक्साइड गौमूत्र में है। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड है। जब लैब रिपोर्ट कराए तो सारे ऑक्साइड्स गाय के गौमूत्र में निकले हैं। हाँ, हो गया। अब बच गया आकाश। तो आकाश क्या है? स्पेस। आकाश में हाँ सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगे हैं। हाँ। तो गाय मूल ध्वनि तरंगे निकालती है रंभा करके। हाँ। तो गाय से 5 तत्व मिल गया और इसी 5 तत्वों का कंपोजिशन हमारा शरीर है। किसी का भी इम्बैलेंस हो तो पंचगव्य इज रेडी टू क्योर। हाँ, 5 को आप मिला के ले लो। आप समय लग सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्राकृतिक तरीके से बायोटिक वे में जब आप क्लियर करोगे तो चमत्कार नहीं होता, धीरे धीरे असर करता है। असर करने के बाद वो आपको क्योर लेवल पर लेकर के जाता है। लेकिन इसमें सुंदरता है कि रीअक्रेंस नहीं होता, क्योंकि रूट से चीज़ें ठीक होती है, जड़ से। अब चाहे ये अनबैलेंसिंग मिट्टी का हो तब भी ठीक होगा, चाहे ये अनबैलेंसिंग मनुष्य शरीर का हो तब भी ठीक होगा, किसी जीव जंतु के शरीर का है तब भी ठीक होगा, और किसी वनस्पति का शरीर रहने दो वो भी ठीक होगा। हाँ, जैसे गाय के गोबर से अपनी मिट्टी शुद्ध होती है। स्वयं पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया तो पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए रास्ता क्या है? गाय ही तो है, क्योंकि वही ये 5 तत्व दे रही है। वही बायोटिक वे में वही 5 तत्वों को देगी। तो उससे पृथ्वी से लेकर के पृथ्वी पर निर्भर करने वाले 84 लाख जीव जंतु और वनस्पति सभी का ये विज्ञान है।
हाँ जी। गुरुजी इसमें एक और छोटा सा प्रश्न आता है कि अपने दर्शक जैसे देखते हैं पंचगव्य चिकित्सा के बारे में, तो पंचगव्य चिकित्सा आयुर्वेद से कैसे अलग है, या ये आयुर्वेद का एक पार्ट है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद कर सकता है वो पंचगव्य चिकित्सा भी कर सकता है? ये दोनों में डिफरेंस के बारे में। देखो, दुनिया में जितना चिकित्सा थेरेपी के नाम आप जानते हो, हाँ, सब आयुर्वेद की देन है। एलोपैथी भी, हाँ, एकदम सब आयुर्वेद की देन है। फिर भी आयुर्वेद छोटा पड़ गया क्या? आयुर्वेद में से एलोपैथी निकल गया, होम्योपैथी निकल गया, यूनानी निकल गया, सिद्धा निकल गया, है ना, पंचकर्मा निकल गया, नेचुरोपैथी निकल गया। और दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञान निकल गए। तो क्या आयुर्वेद छोटा हो गया क्या? एकदम नहीं। आयुर्वेद वह समुद्र है जिसमें से कितना घड़ा पानी निकाल लो उतना कम है, फिर भी उसका लेयर नीचे नहीं जाने वाला है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में से यदि पंचगव्य को थोड़ा बाहर निकाल करके और एक स्वतंत्र थेरेपी बना दिया तो आयुर्वेद का क्या कमता है? जब 200 मेडिकल थेरेपीज आयुर्वेद से निकल करके भी आयुर्वेद जहाँ है वहाँ है, तो एक और पंचगव्य निकलने से क्या घाटा होगा आयुर्वेद का? बल्कि आयुर्वेद की और अच्छी पहचान बनेगी, क्योंकि पंचगव्य देखो अलग कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद का एक छोटा हिस्सा था जिसको आज एक अलग पहचान मिल गई। तो आयुर्वेद से अलग देख नहीं सकते इसको। ये एक आयुर्वेद का छोटा सा रूप ही हुआ है, छोटा सा रूप हुआ, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण रूप है, अपने आप में पूर्ण है। हाँ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी सुन के। गुरुजी एक टॉपिक है कि लोग अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आके पंचगव्य चिकित्सा सीखना चाहते हैं, या वो गाय के क्षेत्र में आके गाय से उपार्जन करना चाहते हैं, एक अच्छा काम भी हुआ बहुत कि गाय की सेवा भी हो रही है। गाय की सेवा तो क्या, गाय हमारी सेवा करती है इसमें। तो ये कैसे सीख सकते हैं, पंचगव्य चिकित्सा कैसे सीख सकते हैं, और कौन इसके केपेबल है कि कौन आके इस चीज़ को सीख सकता है? देखो, इसी विषय के लिए पंचगव्य विद्यापीठम की स्थापना 2011 में हुई, और धीरे धीरे पंचगव्य विद्यापीठम ने भारत के 23 राज्यों में विस्तार केंद्र स्थापित किया ताकि राज्य स्तरीय भाषाओं में भी इसका प्रचार प्रसार हो, है ना। तो पंचगव्य विद्यापीठम के साथ जुड़ करके और भारत की किसी भी भाषा में इस ज्ञान को सीखी जा सकती है। तो इसके लिए ऐसा है कि कोई बहुत डिग्री आवश्यक है करने के लिए, या कौन पात्र है जो सीख सकता है आके? देखो, जिसको ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना आता है वह व्यक्ति इस चिकित्सा विज्ञान को पढ़ सकता है। बात तो इतनी ही है एकदम। लेकिन जहाँ पर डिग्री लेने की बात होती है और हाँ। फिर कुछ सरकार के नियम कानून लग जाते हैं, वहाँ पर कम से कम 10वीं चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि स्कूल नहीं गया है और उसको ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना आता है, उसके लिए भी रास्ता है। तो ये आप सबके साथ एक शेयर करता हूँ। सबके मन में ऐसा रहता है कि ये डॉक्टर का कोर्स है या पंचगव्य से हम चिकित्सा कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत लिखना पढ़ना होगा, इसमें कौन नहीं। अपनी जानकारी के लिए भी लोग आ सकते हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत बड़ा डिग्री होना चाहिए। आपको अगर ढंग से लिखना पढ़ना इतना भी आता है तो, और इसमें इंटरेस्ट है आपको, तो आके इसमें सीख सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं इसमें। सही कहा ना गुरुजी? आपसे इतना सब कुछ जानने को मिला है, तो आपसे एक और गाय के प्रति युवा जो काम कर सकता है, युवा के लिए क्या निर्देश आप देना चाहेंगे? वो एज उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि हम ऐसे गाय के प्रति काम कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या निर्देश देना चाहेंगे? जहाँ तक मैं आज भारत के युवाओं को देख रहा हूँ, हाँ। सबसे पहले उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। ये फैक्ट है। हाँ। और पैसे के लिए ही वो देखो अपने जान को जोखिम में डाल करके रात रात भर जग करके, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें पूरा रात जग के काम करना पड़ता है, ये सारा करते हैं पैसे के लिए। तो गाय तो पैसा दे रही है और जितना चाहिए उतना दे रही है। हाँ, ये बात नोट करने लायक है कि भाई गाय से संपूर्ण उपार्जन हो सकता है। हाँ, हो रहा है। आज देखो कितने सारे युवाओं ने अपना करियर इस पे फिट किया है ना। इसमें एक बोनस है
कि पैसा के साथ साथ समाज में सम्मान भी मिलता है। जो आपको अभी नहीं, अच्छा पैसा कमा लेने के बाद हाँ जब आप सम्मान पाने की दिशा में सोचोगे, हाँ तब ये अनुभव होगा। और उस समय पैसा है तो पैसे से सम्मान नहीं मिल सकता, एकदम। लेकिन इसमें पैसे के साथ शुरू से ही आपको समाज में सम्मान भी मिलता है, क्योंकि आप नेचर प्रकृति के साथ जुड़े हो और लोग का क्योर कर रहे हो, उससे बड़ा सम्मान लोग आपको और क्या दे सकते हैं। ये तो आपका खुद का अनुभव है गुरुजी, कैसे। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इंटरव्यू में आए और इन सब चीज़ों के बारे में प्रकाश डाला। आपसे काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो जिन्होंने इस पंचगव्य का स्तर इतना बढ़ाया भारतवर्ष में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको प्रणाम करना चाहूँगा गुरुजी, प्रणाम।